Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीराम आईएएस। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों के लिए, बिकॉज सी सेट में बहुत बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरे साथ हैं उत्कर्ष सर, जो हमको समझाएंगे सी सेट की बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है। मैं भी थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बट उत्कर्ष सर, वेलकम टू दिस वीडियो। हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ही अच्छा हूं एंड होप करता हूं कि इस वीडियो के बाद काफी लोग अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि इन्हें सीसेट से रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। बहुत अच्छे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर इनसाइड, व्हाट इज सीसेट एक्चुअली। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो पेपर 2 ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, पेपर 1 के बारे में आप सबको पता होगा। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे में देना होता है और कट ऑफ पेपर 1 से सेट होता है। बट ये पेपर 2 इज अ क्वालिफाइंग पेपर। और जब बात करते हैं क्वालिफाइंग की, तो कितने परसेंट मार्क्स लाने होते हैं सर? सिर्फ 33% आपके 200 के। कितना होता है वो? मुझे तो नहीं ज्यादा, मतलब माय मैथमेटिक्स इज नॉट एज स्ट्रांग एज हिज, सो लेट्स आस्क फ्रॉम हिम। 66 मार्क्स ओनली। 66 मार्क्स ओनली। इसका मतलब है अगर आप 67 मार्क्स भी लेकर आते हैं ना, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। बट हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे अभी जिससे कम से कम आपके 100 या 100 से ऊपर मार्क्स आ जाएं बहुत आराम से, सो दैट आप घर आके परेशान ना हो कि वेदर लिखेंगे। yes, that is a very big time waster for people who have recently given prelims exam. They come back and they think what is going to happen next. Exactly. और मैं इस बार हम टाइम वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे मेंस में नंबर ऑफ डेज कम हो गए हैं इस बार। Exactly. तो जो स्टार्टिंग का एडवांटेज होगा ना, जिसको पता होगा कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर है, वो स्टार्टिंग में एक वीक का रेस्ट लेगा और पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन जो त्रिशंक की तरह बीच में अटका हुआ है, वो लोग परेशान रहेंगे कि whether they will be in or out. Exactly. So we will be discussing about the problems which candidate face, also several solutions which we have here. So why is it important? Why is it important? Can you please explain, Utkarsh ji, why is it important? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको एक एग्जाम की तरह नहीं लेना है। सिर्फ इसको ये समझिए कि जब अगर आप एग्जाम की तरह लेंगे तो आप इससे डरेंगे, लेकिन जब आप ये सोचेंगे इससे मैं कुछ चीजें डेवलप करने वाला हूं, फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, जिसका काफी ज्यादा योगदान है आपकी सर्विसेज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे से बात करेंगे लॉजिकल एनालिसिस स्किल्स की, अगर सपोज आप डीएसपी एसपी एज ए पोस्टेड है अपनी डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको क्या लगता है, क्या आपको उनकी जरूरत पड़ेगी? सपोज इलेक्शंस हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, तो किस एरिया में कितना सेंसिटिव है, कितना पुलिस फोर्स लगाना है, मे बी आप परसेंटेज यूज करें। क्या सिनेरियो डेवलप हो सकते हैं किसी एक एक्शन को लेके, आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज करें। तो ये चीजें एक लाइफ स्किल है। तो आप जब तक इसे एग्जाम की तरह लेंगे आप इससे डरेंगे, जब इसको एक प्रोसेस की तरह लेंगे तो आप इसे करेंगे। हाँ, तो समझिए उत्कर्ष जी क्या कह रहे हैं। ये एक लाइफ स्किल है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेपर और एग्जामिनेशन और एमसीक्यूज के फॉर्म में आपसे पूछी जाती है। इट इज अ लाइफ स्किल विच यू शुड डेवलप टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, IAS officer and so many other services which is waiting for you. Assesses time management and problem solving ability. Now this is a very important point here. Do you want to say anything more on this, sir? देखिए, टाइम मैनेजमेंट जब आप एक तरह से पेपर के टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा, एक तो वहां पे भी सीखेंगे। देन आप अंडर प्रेशर है, जब भी आपके पास टाइम का प्रेशर होता है ना कि कम समय है, इतने क्वेश्चन करने हैं, तो आपके ब्रेन को प्रेशर में काम करने की आदत पड़ गई है। इसका मतलब किसकी आदत पड़ गई है? प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत पड़ गई है, जो धीरे धीरे आपको रियल लाइफ में दिखने लगती है। एग्जैक्टली। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत अगर आपने ये डाल ली, तो आई डोंट थिंक कि वो जो 33% ऑफ 200 which is 66, thank you for telling, will be any problem for you. So what are the problem which people face? But what I have seen, Utkarsh sir, is people remain out of touch. अब आपने 10वीं तक की पढ़ाई की, 10वीं में आपने मैथमेटिक्स पढ़ी, उसके पहले आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, प्रॉफिट लॉस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग। फिर आपने कोई स्ट्रीम चुन ली, आइदर यू गो टू साइंस साइड, यू गो टू मेडिकल साइड, कॉमर्स साइड एंड you can go to art side as well. तो जैसे ही इतनी सारी स्ट्रीम्स आपने चुनी, फिर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे पीसीएम में, बट वो एक अलग प्रकार की मैथमेटिक्स थी, अलजेब्रा था,
और बहुत सी चीजें थी, बट ये नहीं था which is usually asked in the CSET examination. तो people remain out of touch for a very very long period of time. आपने 11th किया, 12th किया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, मे बी आपने कुछ जॉब भी किया, देन यू कम बैक एंड गिव द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पीपल, दे रिमेन आउट ऑफ टच. प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप आउट ऑफ टच हैं, तो टच में रहने के लिए क्या जरूरी है वो भी डिसाइड करेंगे, बट लेट्स फोकस ऑन द प्रॉब्लम फर्स्ट. देन नेग्लेक्टिंग सीसेट. अब मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है, एग्जैक्टली आप अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि जीएस में क्या क्या पूछा जा रहा है, कहां से पूछा जा रहा है, आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हैं, एंड यू नेग्लेक्ट सीसेट. आई हैव डन दिस बिफोर और मैं इसकी वजह से भुगता हूं. एक बार कट ऑफ मेरा क्लियर था, बट मैं सीसेट में फेल हो गया था. अब एक चीज यही बोलूंगा, नेग्लेक्टिंग सिर्फ यही नहीं कि आपने सिर्फ मतलब नेग्लेक्ट कर दिया. कई बार लोग क्या करते हैं कि उसको टाइम देते हैं बट लास्ट में, जस्ट एग्जाम से पहले. तो वो तो नेग्लेक्टिंग का भी एक ऊपर का लेवल है. यस, दैट इज मोर बैड. और कुछ लोग तो हवा में रहते हैं, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट कि सीसेट तो हो ही जाएगा. दिस इज इवन वर्स. मैंने आईआईटी आईआईएम के लोगों को सीसेट में फेल होते हुए देखा. एग्जैक्टली. मैंने अभी आपको बताया कि मैथ्स ऑप्शनल वाले लोग भी फेल हुए हैं इसमें. देयर आर एग्जांपल विद अस लाइक दैट. अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं इज अबाउट पीवाईक्यू. आपने मैथमेटिक्स पढ़ ली, आप कोई बुक उठाए और आपने लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी वहां से सॉल्व करना शुरू कर दिया, बट आपने पीवाईक्यू नहीं देखे. यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सी सेट में एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. द पैटर्न ऑन व्हिच यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जामिनेशंस सच एज पीओ एग्जाम, सच एज क्लर्क एग्जाम, सच एज कैट फॉर द एंट्रेंस ऑफ द आईआईएम इनटू द आईआईएम. सो पीवाईक्यू देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए. मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट दिखाऊंगा. अदर एग्जाम्स में यूपीएससी से अलग नहीं पूछ रहे, लेकिन यूपीएससी में एक पर्टिकुलर टाइप है जो अदर एग्जाम्स में नहीं पूछ रहे. एग्जैक्टली. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका पीवाईक्यू को देखना, सो दैट अदर ट्रेंड या फिर एक अदर वेरिएंट ऑफ क्वेश्चन व्हिच यूपीएससी आस्क, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. एंड देन कम्स द ईगो चैलेंज. अब आप मान लीजिए दिस ईगो चैलेंज इज वेरी गुड. आपने सीसेट की तैयारी भी की, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हैं, आप एग्जाम में जाते हैं, आपका एग्जाम शुरू होता है और आपको लगता है अब तो मैं करूंगा, एंड यू गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यू सॉल्व इट, सेकंड क्वेश्चन यू सॉल्व इट, और थर्ड क्वेश्चन आप देखते हैं. बिल्कुल. आपको लगता है यार 2 तो हो गए ना, आई विल डू द थर्ड वन आल्सो, और फिर वो नहीं होता है. यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो देखने में बहुत सरल लगेंगे, टाइम वेस्टर्स, बट दे आर टाइम वेस्टर्स, बट यू आर अनएबल टू सॉल्व देम फॉर 5 मिनट्स 7 मिनट्स, एंड then you will start to panic. और ये टाइम किसका खा रहे हैं? अदर क्वेश्चंस का. Exactly. तो फिर जब आप पैनिक होना शुरू होते हैं, एंड अगर थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन भी वैसे ही आ गया जिसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, तो फिर तो आपके गए 15 से 20 मिनट, एंड यू आर ऑन फोर्थ क्वेश्चन जिसमें से सिर्फ 2 सॉल्व हुए हैं, बाकी के 2 नहीं. तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पाता है उस समय, सेल्फ मोटिवेटेड रखने में प्रॉब्लम हो जाती है उस समय. आपको दिखने लगता है कि अभी 2-3 घंटे पहले जो जीएस का पेपर दिया है जिसमें मेरे अच्छे खासे नंबर आ रहे थे, मैं फेल हो सकता हूं. देन यू स्टार्ट टू पैनिक. एग्जैक्टली. यही यूपीएससी की चीज वो जो एक है जो टेस्टिंग एबिलिटी ऑफ यूपीएससी कम्स इन. अपने रैंकर की स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, राम नहीं लेना चाहूंगा, बट हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो she has failed in 1 CSET, अब तो रैंकर है, एंड जीएस आपकी तरह था, 100 अबव जा रहा था, जिस साल कट ऑफ 98 गई है, ठीक है, मतलब 110 115 सम वाज स्कोर. ओके, अब वहां पे क्या हुआ था कि हम लोगों ने एक एनालिसिस की, तो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं. इंसान, स्टूडेंट 3 जगहों पे फेल होता है. एक एग्जाम से पहले जो तैयारी ही नहीं करेगा वो ऑलरेडी फेल है. प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट डू इट यू विल फेल. सेकंड होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में फेल होते हैं, उन्होंने तैयारी अच्छी की है, exactly. जैसा आपने बताया ना, ईगो पे लिया
एक क्वेश्चन को 10 से 12-15 मिनट दे दिए और आपने बाकी सारे कंप्रोमाइज कर लिए। अब प्रेशर में नहीं, आप ट्रेमेंडस प्रेशर में जहां पे आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रेशर हल्का ही अच्छा होता है, ज्यादा नहीं। तीसरी स्टेज होती है फेल होने की, जब आपकी किस्मत खराब हो, जो कि आपका रिजल्ट देखने के बाद पता लगता है। तो फर्स्ट स्टेज आपके हाथ में है कि आप फेल ना हो, सेकंड स्टेज आपके हाथ में है कि फेल ना हो। अगर ये दोनों स्टेज आपके हाथ में ये कंट्रोल कर लिया तो शायद थर्ड स्टेज में आपको अपने आप ही उसमें चीजें नहीं दिखेंगी। What he is trying to say is that you are going to make your own destiny, not someone else. Exactly. Now, प्लीज एक्सप्लेन करिए RC, LR, ये तो IPL की टीम्स लग रही हैं। What is this? देखिए, RC means reading comprehension, LR means logical reasoning, जनरल मेंटल एबिलिटी। अब आप देखोगे कि यार ये प्रॉब्लम है अपने आप में, लेकिन क्या आप हर जगह वीक हैं? ऐसा कभी नहीं होता। या तो आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा, या लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग होगा, या जनरल मेंटल एबिलिटी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्वॉट कर लेना कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, और विद इन द सेक्शन आपको उसमें प्रॉब्लम देखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको अपनी पर्सनल लेवल पे बताऊं, LR में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक ट्राइंगल में बता देंगे कितने ट्राइंगल हैं, या बोल देंगे कितने कितने बॉक्सेस हैं। वो क्वेश्चन मुझसे नहीं होते। बीइंग प्रीटी गुड एट मैथ एंड शी सेड आई से, मुझे इससे मतलब नहीं था। वो क्वेश्चन मैं देखता था ना तो मैं छोड़ देता था, ईगो पे नहीं लेना वो भी। तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कौन से टॉपिक हैं मेरे लिए जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है। जो आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन यूं आता था, सीटिंग अरेंजमेंट, और उस पे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ये तो मैं सबसे पहले करता था, बिकॉज दिस वाज माय स्ट्रॉन्ग एरिया। सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कहने का सर आपका मतलब है कि अगर आप RC में स्ट्रॉन्ग हैं और आप LR में ईगो चैलेंज ले लेते हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको पकड़ कर चलिए। LR के चक्कर में RC कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिसके बेसिस पे आप आराम से ये क्वालिफाइंग पेपर को पास कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट इज PYQs। प्लीज एक्सप्लेन, उत्कर्ष सर, हाउ विल PYQs हेल्प आवर कैंडिडेट्स टू पास दिस एग्जामिनेशन? जब हम PYQs की बात करते हैं तो PYQs का हमारा सिंपल सा लॉजिक है, ये हमारी गाइडिंग लाइट्स हैं, ये हमारी वो टॉर्च है जो हमें अंधेरे में रोशनी दिखाएगी। तो PYQs को आप यूज कैसे करेंगे मैं वन बाय वन बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, रीडिंग कम्प्रिहेंशन की अगर आप बात करें, आप डिफरेंट पेपर्स को सॉल्व करने से अच्छा है यूपीएससी के, अब तो 11 साल पेपर कंडक्ट हो चुके हैं, 11 साल के पेपर उठाइए और वहां से RC सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, रीडिंग कम्प्रिहेंशन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आपने सॉल्व किया, उसके बाद यूपीएससी के ओरिजिनल की से उसे मिलाइए। अगर क्वेश्चन सही है तो जस्ट पैट योर बैक कि हाँ सही किया है। अगर गलत है तो व्हाटएवर एप्लीकेशन ऑफ माइंड यू कैन डू, और वो जो ऑप्शन जो यूपीएससी ने सही दे रखा है उसके पीछे लग जाइए। और वहां पे अपना फोकस कीजिए कि कैसे वो क्वेश्चन हमारा सही होगा। और ऐसे क्या होगा, आपको यूपीएससी का माइंडसेट डेवलप कर लेंगे कि यूपीएससी कैसे आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन में सोचवाना चाहता है, वो बेटर रहेगा। सिमिलरली, जैसा कि अभी मैंने PYQ में बोला कि सारे क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जामिनेशंस के देख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप जनरल बुक से ही करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है। बट यूपीएससी के PYQs देखेंगे तो आपको ट्रेंड का पता लग जाएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर PO टाइप के एग्जाम में, कैट टाइप के एग्जाम में भी सपोज 40 क्वेश्चन है तो मेरे यूपीएससी के मतलब के 10-15 है, वहां पे भी आप ईगो चैलेंज नहीं लेंगे। तो जो स्मार्टली आप खेल रहे हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। हमेशा अपने दिमाग में ये चीज रखनी है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको पूरे मार्क्स स्कोर करके कुछ नहीं मिलने वाला। सो कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है या यू थिंक इट इज अ टाइम वेस्टर, जस्ट ट्राई टू लीव इट। Then comes identifying weak areas. How can students identify weak areas? देखिए, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, आपको अगर आपके वीक एरियाज पता है तो रिमेनिंग एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो आपको चूजी होने में आसानी रहेगी एग्जामिनेशन हॉल में। और जब आप राइट क्वेश्चन पिक कर लेंगे, सपोज अगर आपने 42 to 45 राइट क्वेश्चंस पिक कर लिए, आप बहुत ज्यादा मार्क्स लाने वाले हैं। यस। और अब वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, सिंपल सा इसका लॉजिक है, आप PYQ के बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। एंड जो रिसेंटली जो एग्जाम हो रहे हैं, चाहे आपका
कोई भी एग्जाम हो, पीओ लेवल, कैट लेवल, आप उसमें से क्वेश्चन देख ले। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, बैंकिंग पीओ की बुक आती है, जैसे हमारी मंथली मैगजीन्स आती हैं यूपीएससी के लिए, उनकी भी आती है। तो उन मंथली मैगजीन्स में हमेशा एक टॉपिक दिया होता है जो पीओ की होती है, और उसके क्वेश्चंस रहते उसके रीसेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये एक समझने वाली बात है। तो अगर यूपीएससी कुछ छेड़छाड़ करेगी तो वो भी कुछ रीसेंट ट्रेंड कहीं से देखेगी। तो रादर देन गोइंग मोटी मोटी बुक्स, अगर आप वो मैगजीन फॉलो करें, एक चैप्टर में मुश्किल से 40-50 क्वेश्चन आएंगे, वहां से आपको रीसेंट ट्रेंड में कौन सा वीक एरिया है आपको समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो मतलब आप कहना चाहते हैं पीवाईक्यूज में 11 साल के यूपीएससी पेपर के साथ साथ पीओ के और अदर एग्जाम के भी पीवाईक्यू देखने हैं बच्चे। एग्जैक्टली। एंड द अदर थिंग व्हिच यू वांट टू से इज 45 to 50 questions out of 80 is more than enough for you to clear this examination. Exactly. Yeah, very good. Learn tricks and shortcuts. ये तो आप ही बता पाएंगे सर। देखो, Tricks और एक ट्रिक तो shortcuts. मैं आपको यही से देता हूं। मैंने आपको बोला 45 क्वेश्चंस, कितने मिनट्स हैं आपके पास? आपके पास 120 मिनट्स हैं। 120 मिनट्स, 45 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे मोर देन 2.5 मिनट्स के अराउंड जा रहा है एवरेज अपना। Yes, of course. अब ये 2 से 2.5 मिनट्स एक क्वेश्चन में, अगर आपको सिर्फ ये पता लग जाए कि वो मुझे 2 मिनट देने हैं, जो अभी प्रॉब्लम थी 80 क्वेश्चंस को देने थे 120 मिनट, अब वो कम हो गए हैं। तो पहला तो ट्रिक यही होगा कि परेशान नहीं होना, राइट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई। बहुत टाइम है आपके पास। सेकंड चीज, कई बार आपने देखा होगा परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, ए पर दिस परसेंट ऑफ दिस परसेंट ऑफ दिस, देन व्हाट विल बी दिस, मतलब एन नंबर ऑफ सीरीज में परसेंटेज उसमें लिया जाता है। उसको मैं सॉल्व करने बैठता था, मुझे बहुत समय लगता था। मैंने एक डीकंस्ट्रक्टिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दिया। मैं डायरेक्ट आंसर पकड़ता था ऑप्शन और पुट अप करता था इक्वेशंस में। ओके, जो आंसर दे देगा वो मेरा ट्रिक हो गया। ये भी एक ट्रिक है, प्रैक्टिस करते करते आएगा आपको ये धीरे धीरे। तो दैट इज व्हाट द शॉर्टकट्स एंड द ट्रिक्स व्हिच यू शुड यूज। और ये तब तक नहीं आता है सर जब तक डेली प्रैक्टिस ना हो। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोल देता हूँ, ये मयंक सर थोड़ा हम्बल हो रहे थे कि सीसेट में बार बार फेल हुए हैं, बट कुछ चीजें इन्होंने की जिसकी वजह से इन्होंने सीसेट फिर अच्छे मार्जिन से क्लियर करना शुरू कर दिया। उसके रीजंस मयंक सर अब आपको खुद बताएंगे। आई बिलोंग फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड, तो मेरे लिए बहुत कठिन था 2015 तक, जब तक यूपीएससी में सीसेट के पेपर के मार्क्स जुड़ते थे। बट जैसे ही ये क्वालिफाइंग हुआ, आई वाज हैप्पी। अब मैंने देखा कि मेरा सीसेट उतना अच्छा है नहीं, तो उसको कैसे किया जाए। सो फर्स्ट थिंग व्हिच आई केम टू नो वाज यू ओनली हैव टू सॉल्व दीज मेनी क्वेश्चंस टू गेट पास थ्रू दिस पेपर। तो उसके लिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर यूपीएससी 80 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस कठिन भी कर देता है तो इट्स ओके। सरल क्वेश्चंस भी रहते हैं, मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी रहते हैं, और अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ आपको प्रैक्टिस करते करते पता चल जाती है, एंड दैट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। तो इफ यू सी द टाइम मैनेजमेंट ऑप्शन हियर, सो देन हाउ डू यू मैनेज टाइम। आपका क्वेश्चन पेपर 80 क्वेश्चंस का है एंड यू हैव 2 आवर्स टू सॉल्व इट। ओके, इसको 4 स्लॉट में बांट लीजिए आप। 20-20 क्वेश्चन का 4 स्लॉट। जैसे ही आप इसको 20-20 क्वेश्चन के 4 स्लॉट में बांटेंगे, यू विल हैव हाफ आवर टू सॉल्व ईच स्लॉट। और रिमेंबर, आपको पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। इस पहले स्लॉट में मान लीजिए आपका पेपर 2:30 बजे से शुरू होता है, 3 बजे तक ट्राई टू सॉल्व द इजीएस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चंस। इजीएस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चंस। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उत्कर्ष जी आधे घंटे में, तो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने आपको बोला है 40 से 45 क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपने, मैं तो कह रहा हूं 20 की जगह 30 मिनट हो गए और 20 इजी क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो सॉल्व कर लिए, तो आपने 50% ऑफ द पेपर तो जीत ही लिया है। बताइए। और अभी 1.5 घंटा बचा है बाकी 50% जीतने के लिए। आप तो जाके नाश्ता करके आ सकते हैं और उसके बाद फिर आधे घंटे पे लग सकते हैं। ये जो बचे हुए आगे के 20 क्वेश्चन हैं, जो होपफुली यूपीएससी उतने कठिन नहीं करता है, क्योंकि पूरे 80 क्वेश्चंस कठिन नहीं होते हैं यूपीएससी के। थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ा है, बट दैट डजंट मीन कि पूरा टफनेस कर दिया है। एग्जैक्टली। हमेशा आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे विच यू कैन इजीली सॉल्व। अब सिर्फ चैलेंज इतना है डेली प्रैक्टिस का, मॉक टेस्ट्स का, that you have to identify these questions. आप जैसे पढ़ें so you can identify which is a time waster and which is not a time waster. कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो दिखने में बहुत सरल लग रहा है बट एक्चुअली है नहीं, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो दिखने में तो बहुत ही कठिन लग रहा है बट बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये जो सिचुएशनल इंटेलिजेंस है,
you will get from mock tests. Work smart, stick to reliable sources. How to do this, sir? देखिए, सबसे पहले वर्क स्मार्ट, एक तो आपने तरीका बता दिया कि मॉक टेस्ट लगाना है। मैं यहां आऊंगा स्ट्रेटेजी वाली साइड पे। सपोज आपका सीसेट वीक है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, और आप उसे लेके चले गए बिल्कुल लास्ट में, तो बेवकूफी है यार, सॉरी टू से, बट वो है बेवकूफी। आप अगर मेरे से कहोगे सर मैं अप्रैल में सीसेट लगाना शुरू करूं, भाई कंसेप्ट समझने में लग जाएगा, रिवीजन, पैनिक मोड है यार, नहीं कर पाएगा दोस्त। इससे अच्छा है उसको हम स्टार्टिंग में ले लें। अभी जैसे आपका समय आ गया है जनवरी में, तो अभी स्टार्टिंग में मैं ये नहीं कह रहा रोज लगाइए सीसेट, हफ्ते में 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो, और ऐसा कर लो ना, आधे घंटे लगाओ, आधे घंटे में 20 आपको करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, आधे घंटे में 20 हो रहे हैं कि नहीं, द इजीएस्ट ऑफ देम। अगेन एक स्मार्ट वर्क में सिखाता हूं। अगर मेरे एक स्टूडेंट ने किया है, इस साल इंटरव्यू दे रहा है वो भी, उसने क्या किया सीसेट के लिए, उसे पता है कि सर वर्किंग कैंडिडेट हूं, मेरे बस की नहीं है रेगुलर में जैसे पढ़ता हूं वो पढ़ लूं, तो उसने डायरेक्ट सॉल्व करने क्वेश्चन शुरू कर दिए। वो ऐसा नहीं है कि पहले कोई लेक्चर देख रहा है, कह रहा है एक बार सर देख तो लिए 3-4 साल पहले लेक्चर्स, वो क्वेश्चन सॉल्व करता है, अगर हो गया तो ठीक है, वरना सिर्फ उसी क्वेश्चन का कंसेप्ट रिवाइज कर लेगा जाके। एग्जैक्टली, अगेन आप उसी चीज पर आ गए कि पहले क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, अपने एरियाज पता करिए जो वीक है, एंड देन स्टार्ट टू वर्क ऑन देम। एग्जैक्टली। गुड। आप मेरे से बोल रहे थे रिलायबल सोर्सेस। देखो रिलायबल सोर्सेस का सिंपल सा एक डेफिनेशन है, डोंट वेस्ट योर टाइम वेयर यू आर जस्ट स्टक। ठीक है, अब रिलायबल सोर्स में आप कभी स्टक नहीं होंगे। अब रिलायबल सोर्स, पहली चीज PYQs, सेकंड चीज मैंने आपको बताया जैसे मंथली मैगजीन्स उठा सकते हैं बैंकिंग PO लेवल की, वहां से कर सकते हैं। थर्ड थिंग, देखिए कुछ इंस्टीट्यूट है, हम भी उनमें से एक है, जहां पे एग्जामिनेशन की क्वालिटी अच्छी है, तो आप मार्केट से उठा लीजिए पेपर, चाहे इंस्टीट्यूट की अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, इट्स योर प्रेरोगेटिव। ठीक है, जैसे भी आप कर रहे हैं बट करिए। अब होता क्या है, हम लोगों ने ये हवा बना लिया कि सीसेट तो कैट है, एस भूल ही गए उसके बीच में कि सीसेट के बीच में यार एस है अपने पास, तो ये कैट तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली MBA टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। तो वो स्मार्ट वर्क नहीं है, आपको परेशान हो जाओगे कि यार वो आप उस क्वेश्चन के लिए परेशान हो रहे हैं जो यूपीएससी पूछेगा ही नहीं, और एक बार आपसे सॉल्व होने भी लगे तो यूपीएससी का पैटर्न कुछ और है। जब आप एग्जाम में आके बैठेंगे तो पता चलेगा ये तो कुछ और ही पूछ रहे हैं। So it is very important to go to the reliable sources. PYQ is one of them. Not only UPSC के CSET के पुराने questions, but दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चन। CAPF ले लीजिए आप, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं CAPF, और कुछ तो वर्बेटिम रिपीट भी हुए हैं। आपके CSET पेपर में रिपीट भी होते हैं। Go to the reliable sources. So coming to the last of the lecture, I would like you to make the candidates understand what is this. देखिए, it says stay calm, stay consistent and conquer CSET. जब मैं बोलूंगा stay calm, it means this exam test how you will behave in the pressure. तो प्रेशर में सचिन जी अच्छा इसीलिए खेल पाए क्योंकि उन्होंने प्रेशर हैंडल करना आता था और वो काम रहते थे। सहवाग साहब ने कई बार आउटसाइड एज देके कैच दिया है अपना, क्यों? क्योंकि प्रेशर में किसी ने स्लेजिंग कह दी, वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए और आउट हो गए। तो आपको स्टे काम लेना है, कंसिस्टेंट रहना है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेंगे राहुल द्रविड़ जी का। उनकी कंसिस्टेंसी ने कई मैचेस, कई टेस्ट मैचेस इंडिया को जितवाए हैं और बचाए भी हैं। exactly. क्यों? क्योंकि रीजन है वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं उन चीजों का। तो उनको परेशान नहीं होना है, टेम्परामेंट बिल्ड होता है आपका कंसिस्टेंसी से। अगेन जब ये दोनों वैल्यूज आपके अंदर आ जाएंगी तो आपको सीसेट से डर लगना कम हो जाएगा। तो आप कॉन्कर कर लेंगे सीसेट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है फॉर यू टू बिकम एन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, whatever you aspire for. CSET is becoming an impediment in your success. So please try to pay attention. Please try to look into this video, whatever you can gain from here, and apply it in your studies. Thank you very much for joining. I thank you, Utkarsh sir, for joining me here in this video. And bye-bye. Thank you. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.